आज हमारे बीच इस पैशन फॉर एग्ज़ाम संस्था में श्री असीम कुमार उपस्थित हैं, जिन्होंने 60 से 62वीं बीपीएससी परीक्षा में 26वां स्थान हासिल किया है। साथ ही इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर का भी पद हासिल किया है। आइए हम इनसे इनकी सफलता के बारे में कुछ बातें करते हैं। असीम सर, सबसे पहले तो आपको अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप अपने बारे में एवं अपनी सफलता के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मेरा नाम असीम कुमार है और मैंने 60 से 62वीं, जैसा आपने बताया, बीपीएससी की परीक्षा में 26वां स्थान हासिल किया है और मुझे असिस्टेंट कमिश्नर राज्य का पद मिला है। इससे पहले 56 से 59वीं बीपीएससी परीक्षा में भी मुझे 482 रैंक मिली थी, जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट मिला था और फिलहाल मैं अभी उस पोस्ट पे पटना सचिवालय में कार्यरत हूँ। मैं एक अत्यंत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ और मेरा बचपन और मेरी पढ़ाई बिल्कुल गरीबी के माहौल में बीती और शायद यही गरीबी थी जो मुझे संघर्ष के रास्ते पे हमेशा से प्रेरित करती रही। और मैंने सफलता एक बार में प्राप्त नहीं की है, मैंने बहुत असफलताओं का स्वाद चखा है, पर उन असफलताओं से मैं कभी हारा नहीं। उसको उनमें की गई गलतियों को एक सीख मान करके अगली परीक्षाओं में मैंने उसको ना दोहराया और अच्छी सफलता प्राप्त करता चला गया। सबसे पहले मैं जब एग्ज़ाम के लिए बैठता था तो थोड़ा नर्वस होता था, बट जैसे जैसे मुझे सफलता मिलती गई फिर वो नर्वसनेस निकलती चली गई, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता चला गया। मैंने अपनी प्रोफेशनल कैरियर का स्टार्ट एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर इन आंध्रा बैंक किया। फिर मेरी सफलता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी रही और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर लगभग 4.5 वर्षों तक काम किया। लेकिन चूँकि सिविल सर्विसेज की तैयारी मुझे हमेशा से करनी थी और मेरा उद्देश्य लोक सेवा के प्रति हमेशा से रहा है। जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो दुखी हैं और किसी कारण से वो उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तब मुझे लगता है कि मैं उन सोसाइटी के उन वर्गों के लिए, उस सेक्शन के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज से बढ़िया क्षेत्र कोई और है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी सर्विस में आप लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी विविधता और जितनी फ्रीडम आपको इस सर्विस में मिलती है उतनी किसी और सर्विस में नहीं मिलती है। और शायद यही वजह है कि मैं जिसकी तरफ झुकाव काफ़ी बढ़ा। बट जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा था या फिर दूसरे बैंक में काम कर रहा था तो मुझे इतना समय वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैंने उस नौकरी को त्यागपत्र दे दिया और फिर इसकी तैयारी विधिवत तरीके से शुरू कर दी, सिविल सर्विसेज की। इसमें भी मुझे सफलता तुरंत नहीं मिली, क्योंकि तैयारी का पैटर्न बिल्कुल अलग था बैंक पीओ और एसएससी की परीक्षाओं से। तो 48वीं से 52वीं और 53वीं से 55वीं की प्रारंभिक परीक्षा में पास भी नहीं कर पाया, ठीक है। पर मैंने यहाँ से हिम्मत नहीं हारी, सिविल सर्विसेज यूपीएससी की परीक्षा देता रहा। बट एक समय आया जब मेरी तैयारी मुझे लगा कि वो कॉन्फिडेंस दे रही है। फिर 2017 की सिविल सर्विसेज की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा में भी मैंने प्रीलिम्स पास किया, मैंने मेंस लिखा और मेंस बहुत क्लोज मार्जिन से मेरा मेंस नहीं हुआ। बट इसका असर मैंने बीपीएससी की परीक्षा पर नहीं आने दिया। 56वीं से 59वीं में मैंने प्रीलिम्स भी पास किया, मेंस भी पास किया और इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए और इसके लिए मैं पैशन फॉर एग्ज़ाम्स इंस्टीट्यूट का बहुत सदा आभारी बना रहूँगा कि इनके पास बहुत ही प्रोफेशनल टीम है जो कि एक कैंडिडेट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती है एग्ज़ाम के लिए, एक ट्रेनिंग देती है, सिर्फ तैयारी नहीं, एक तरह की ट्रेनिंग देती है जो आपकी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली रिफॉर्म करता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे इनपुट्स मिले जिसके हेल्प से मैंने साक्षात्कार में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और फाइनली मेरा सिलेक्शन 56वीं से 59वीं में 482 रैंक पे हुआ। लेकिन चूँकि रैंक इतना अच्छा नहीं था और मेरे मन में इच्छा भी थी कि मैं अच्छे से और अच्छा रैंक ला सकता था, मुझे लगा कि मैं अच्छा रैंक और ला सकता हूँ। तो फिर मैंने अगली परीक्षा को भी मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इस सफलता से संतुष्ट नहीं हुआ और मैंने अगले एग्ज़ाम दिए
इस बीच मैंने चूँकि सिविल सर्विसेज का कैरियर थोड़ा सा डाइसी होता है, आप इसमें सफलता बिल्कुल आप निश्चित नहीं कर सकते, तो कैरियर को ध्यान में रखते हुए, जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी 2 परीक्षाएं पास की, जिसमें मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर लगभग 1.5 वर्षों तक और सेंट्रल एक्साइज इन कस्टम्स में इंस्पेक्टर के पद पर लगभग 5 वर्षों तक मैंने वहाँ पे काम किया, और उसके बाद त्याग पत्र दे करके मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर में ज्वाइन किया हूँ, और अभी 60 से 62वीं के परीक्षा फल के पे जो मुझे पद मिला है उसकी ज्वाइनिंग अभी होनी बाकी है। कहा जाए तो आपने अनेक असफलताएं नहीं बल्कि बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं इस बीच। हाँ, मैं अपनी असफलता को भी एक सफलता के तरीके से देखता हूँ, और मैं अपनी असफलता को भी सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेशन इन द सेंस ये कि जब आप असफल होते हैं तो आप सिर्फ असफल नहीं होते हैं, आप बहुत से ऐसे तरीके सीखते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आप ये तरीके जब अपनाएंगे तो असफल होंगे, और ये एक तरह से आपके सफलता के लिए बहुत आवश्यक है ये चीज़ जानना। मुझे याद है कि जब मैं किसी क्लास में पढ़ रहा था तो थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार कहा था कि मैं 1000 तरीके ऐसे जानता हूँ जिससे मुझे पता है कि बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये उन्होंने तब सीखा जब उन्होंने 1000 बार असफलता हासिल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि असफल होना कोई बहुत बुरी बात नहीं, असफल होना अच्छी बात है। सफलता की ओर ले जाती है। आप इसमें से जो आपको अनुभव प्राप्त होता है उस अनुभव का आप एक रचनात्मक तरीके से सीख के रूप में लेते हुए अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सफलता मिलेगी जल्दी। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है सर आपसे कि आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बताया, कैसे किया आपने? हाँ, देखिए मैंने 48वीं से 52वीं और 53वीं से 55वीं और इसके साथ साथ कई बार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा फेल किया है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा ना पास करने का कितना दुख होता है, क्योंकि इससे मुख्य परीक्षा की सारी रणनीति और तैयारी धरी की धरी रह जाती है। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने का जो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप एक सिलेबस को अपने सामने रखें और जितनी ज़्यादा हो सके MCQ सॉल्व करें। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसको आप सॉल्व करें, और पिछले वर्षों में विगत वर्षों में जो पूछे हुए प्रश्न हैं उसकी प्रकृति को समझें और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। अब जैसे अगर मैं किताबें पढ़ रहा हूँ और अगर सिर्फ पढ़ता चला जा रहा हूँ और बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं सॉल्व कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं जिस तरीके से किताब पढ़ रहा हूँ उस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो मेरे पास नॉलेज होते हुए भी हो सकता है कि मैं उसको सॉल्व ना कर सकूं। तो तैयारी वैसे करनी चाहिए कि आप कोई एक चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको भी सॉल्व कर लीजिए, और विगत वर्षों में जो पूछे हुए प्रश्न हैं वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो इससे आपको अंदाज होगा कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों के बीच एक सवाल रहता है कि क्या ऑप्शनल पेपर रखा जाए, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ऑप्शनल पेपर एक बहुत रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे परीक्षा की तैयारी के क्रम में, क्योंकि ऑप्शनल पेपर वो होता है कि जो आपका परीक्षा का रिजल्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ऑप्शनल पेपर रखते समय मुख्यतः मेरे हिसाब से 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट 2 बातें ये हैं कि आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है उस सब्जेक्ट में, और दूसरा कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते समय कभी बोर तो नहीं हो रहे हैं। मतलब ऑप्शनल पढ़ते समय आपको काफ़ी लंबे समय तक उसका अध्ययन करना पड़ सकता है, अलग अलग पहलुओं पे उसको आपको देखना पड़ सकता है। तो जब आप अलग अलग पहलुओं पे आप उसको देखते हैं और लंबे समय तक पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप उस विषय का चयन करें जिसमें आपकी रुचि सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी या प्रतिभागी लोगों के इस बात में आ जाते हैं कि कोई विषय का सिलेबस बहुत छोटा है और हम उसको रख लेते हैं। सिलेबस छोटा होना सिर्फ ऑप्शनल में अच्छे अंक प्राप्त
करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने अपना ऑप्शनल 56वीं से 59वीं में इतिहास और अर्थशास्त्र रखा था, और 60 से 62वीं में मैंने अपना ऑप्शनल अर्थशास्त्र रखा, इकोनॉमिक्स रखा था। मैं हिस्ट्री से ग्रेजुएट हूँ और हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से किया है, बावजूद उसके मैंने 60 से 62वीं में मैंने अपना ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रखा। उसका मुख्य वजह ये था कि मेरी इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि है, और मैं इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर, जब कोई भी न्यूज़पेपर देखता हूँ और उसका बिजनेस का पेज देखता हूँ, तो मेरी पढ़ने की लालसा बहुत बढ़ जाती है। और लालसा जहाँ होगी वहाँ आप नए नए चीज़ों को जानने के प्रति आपका कौतूहल बना रहेगा, तो आप नई नई चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे, और ये चीज़ें आपको उस सब्जेक्ट में, उस विषय में इंटरेस्ट बनाए रखेगी। तो ये मुख्य वजह होता है। इसके अलावा मटेरियल्स की उपलब्धता, गाइडेंस, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, वो चीज़ आप देखिए। और इसके बाद ये भी देखिए कि आप एकेडमिकली अगर कोई सब्जेक्ट में आपने अच्छे से ग्रेजुएशन किया है, तो एक बार उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए कि जब हमने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया है, तो उस विषय की तैयारी करने में आपको मेहनत उतनी नहीं पड़ेगी जितने कि आप नए सब्जेक्ट को ले लेते हैं और ये सोच के ले लेते हैं कि सिलेबस बहुत छोटा है और हम आसानी से कर लेंगे। तो इसके कारण कई बार अंक अच्छे नहीं आते हैं विद्यार्थियों के, प्रतिभागियों के। तो ये चीज़ देखना चाहिए। इस संबंध में मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स में जब मैं 10th में था, तो उसमें 2 ऑप्शनल पेपर रखने होते हैं। बिहार बोर्ड से मैं पास आउट हूँ, तो उसमें इकोनॉमिक्स या एडवांस मैथमेटिक्स आपको 2 रखना होता है। तो मैं गांव में मतलब पढ़ा लिखा था, तो एडवांस मैथमेटिक्स और मैथ्स इतना बहुत अच्छा नहीं था, मैं जस्ट ठीक था। तो मैंने इकोनॉमिक्स रखा था, और इकोनॉमिक्स में इतनी समझ भी नहीं थी, रुचि भी नहीं थी, और कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और इकोनॉमिक्स में मुझे मात्र 36 अंक प्राप्त हुए 100 में, मतलब बिल्कुल मैं फेल होते होते बचा। उस दिन मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया कि मतलब ऐसा भी क्यों हो सकता है। फिर तब से मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया, और फिर मैंने इकोनॉमिक्स में अपनी रुचि बढ़ानी शुरू की, और नतीजा ये है कि मैंने इकोनॉमिक्स रखा एज एन ऑप्शनल, और हाँ, और मुझे बहुत अच्छे अंक प्राप्त भी हुए। मुझे 300 में 242 अंक प्राप्त हुए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो मुझे, मेरा ये मानना है कि रुचि जिसमें हो वो सब्जेक्ट बिल्कुल रखना चाहिए। आपने साक्षात्कार की तैयारी किस तरह की, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। साक्षात्कार मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें मैंने बीपीएससी की परीक्षा में मैंने 2 बार साक्षात्कार दिए हैं। 56 से 59वीं में मुझे साक्षात्कार में वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू प्राप्त हुए हैं। मुझे 125 नंबर मिले थे आउट ऑफ 150। और इसमें साक्षात्कार की तैयारी में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। ये कम्प्लीटली नॉलेज टेस्ट नहीं होता। हाँ, नॉलेज का टेस्ट होता है, लेकिन कम्प्लीटली नॉलेज टेस्ट नहीं होता, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट आपको प्रीलिम्स में या मेंस के दौरान कंप्लीट नॉलेज टेस्ट आपका हो चुका होता है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं वहाँ पे। हर आदमी का अपना एक पर्सनैलिटी है, और कोई भी पर्सनैलिटी किसी दूसरी पर्सनैलिटी के बराबर कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है। मेरा मानना है कि हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है, बट उस पर्सनैलिटी को आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, वो मेरे हिसाब से साक्षात्कार है। अब साक्षात्कार की तैयारी के जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए एक मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे मतलब कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में कि पैशन फॉर एग्जाम्स जो संस्था है वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है इसको साक्षात्कार की तैयारी के दौरान, इवन मेंस की तैयारी के दौरान भी, प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान भी। ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द फर्स्ट इन स्पेशली इन पटना। इस तरह का इंस्टीट्यूट नॉर्मली मैंने तो नहीं देखा है कहीं पे भी। इसके लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल क्लासरूम्स हैं, फैकल्टीज़ यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और वो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, सिवाय कि लर्निंग बाय रोट मेथड से, यानी कि रटा करके आपको कोई चीज़ें याद कराया जा सके। तो इस मेथड पे मैंने नहीं देखा है यहाँ के टीचर्स को पढ़ाते हुए। बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पे। और साक्षात्कार की तैयारी के दौरान यहाँ जो मैंने प्राप्त किया वो मुझे ये मिला कि आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को इन्होंने निखार के रख दिया। जैसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि
गाइडेड मेंटर आप उसको बोलते हैं कि जो आपको आपके बेस्ट, आप में से आपके बेस्ट को पहचान कराए। और वो यहाँ पे मुझे काफ़ी मिला। मुझे ये बताया गया कि आप अगर इस तरह से फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा किया, फिर ऑप्शनल पेपर के इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चनियर बनवाए, ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चनियर बनवाए, उसके कुछ मॉक आंसर्स भी ट्राई किए, 3, 4, 5 मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए पैशन फॉर एग्जाम्स जो इनकम टैक्स गोलंबर के पास है वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए, उससे प्रॉपर मुझे फीडबैक भी मिला। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो आप मॉक इंटरव्यू फेस करते हैं उसका जो पैनल और जो एम्बियंस है वो बिल्कुल आपको वैसा लगता है जैसे आप बीपीएससी में एक्चुअल इंटरव्यू में आप फेस कर रहे हो। बिल्कुल आपको इस यहाँ का जो माहौल है मतलब बहुत ही बढ़िया है। ये आपको इंटरव्यू माहौल बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो आपको फीडबैक यहाँ पे मिलता था और दैट इज़ इम्पेकेबल, बहुत ही शानदार फीडबैक आपको मिलता है कि आपका प्रॉब्लम यहाँ है, आप इस पर रेक्टिफाई कीजिए और इस ऐसा करने से आप अच्छा कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं, क्वेश्चनियर का सेट देते हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे कि करंट अफेयर्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स जो विगत 1 साल का है वो एक मुख्य मुद्दों पर गशप भी होता है इन्फॉर्मेशन। मुझे मतलब ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ का इन्वायरमेंट लगा, फैकल्टीज़ लगे और ये मुझे लगता है कि मतलब मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। थैंक यू सर। अंत में आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? देखिए, सफलता का श्रेय किसी एक आदमी को नहीं दिया जा सकता है, हाँ, लेकिन मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर को तो देना चाहूँगा, भगवान को देना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा, चाहे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, हमने बहुत मुश्किल दिन भी काटे हैं, बट उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया कि तुम अभी ये छोड़ दो और कुछ करो। उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि तुम्हें वो पोटेंशियल है और तुम कुछ कर सकते हो। दे एक्चुअली बिलीव्ड इन माई कैपेसिटी कि कैपेबिलिटी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे परिवार, मेरे मित्रगण, मेरी वाइफ का मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, स्वप्ना रानी। उन्होंने मतलब बहुत हेल्प किया। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप जब मैरिड लाइफ में होते हैं तो आपको इंकरेजमेंट भी मिले, टाइम भी मिले, और स्पेशली जब आप सर्विस में हो तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया कि आप पढ़ाई करो, हम आपकी फैमिली के साथ हैं। तो बहुत अच्छा माहौल ओवरऑल मिला। कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे मनोज हैं, उसके अलावा मैं जहाँ सर्विस करता था वहाँ मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, जिसमें एक नाम लेना चाहूँगा, एक ओम प्रकाश तिवारी जी, वो भी इंस्पेक्टर, बहुत अच्छे इंसान हैं। इसके अलावा एक जगमोहन है, वो भी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उन्होंने कई बार मेंस लिखा है, उम्मीद करते हैं जल्दी सफलता मिले उसको। एक नलिन पांडे, मतलब बहुत अच्छा टीम था हमारा, छोटा टीम था। फैमिली के साथ, दोस्तों का साथ, दोस्त अगर आपका कंस्ट्रक्टिव आपका ग्रुप है जो आपको इनकरेज करता है तो आपके लिए वरदान से कम नहीं हो, वो आपको हमेशा अच्छा करते हैं। इसके अलावा 1-2 जहाँ मैं ऑफिस में था तो हमारे आयुक्त महोदय थे चंद्रकांत वाल्वी सर, बहुत अच्छे थे। इसके अलावा 2 सुपरिटेंडेंट भी थे, हमारे बॉस, इमीडिएट बॉस थे, निशान भट्ट सर, जेबी जोशी सर, मतलब कुल मिला के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अच्छे लोग, हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस मिले हुए समय का कितना अच्छा से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो इन सभी लोगों का साथ मिला है। धन्यवाद सर आपके इस जानकारी के लिए। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में इससे मुझे लगता है कि काफ़ी जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं या स्टूडेंट्स हैं इसे फॉलो कर रहे हैं पैशन फॉर एग्जाम्स को, तो उन्हें कुछ आइडिया भी मिलेगा और वो अपनी तैयारी में इंक्रीमेंट भी कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक की बातचीत आपके साथ हुई है हमारी, और एक गाइडलाइन जो होती है वो तैयारी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो यहाँ से तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल होगा। थैंक यू। मैं आपके साक्षात्कार के माध्यम से आगामी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और उन सबों से मेरा एक छोटा सा संदेश है कि असफलताएं से कभी घबराएं नहीं, उनको पॉजिटिव तरीके से लें, पिछली गलतियों को सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं, ऐसा कोशिश करें, और अच्छे से तैयारी करें। वो दिन दूर नहीं जब आप सफल होंगे।
बिल्कुल। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं उन सबों के साथ हैं।